सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बगैर किसी तमहीद के मैं आपको बताऊं, आज हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं कहूँगा कि आज बोल न्यूज़ पर आप खुसूसी इंटरव्यू देखेंगे कप्तान इमरान खान का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। और उससे पहले आप देखिए कि कप्तान की टीम के, अगर सही मानों में कहा जाए, बेस्ट ऑलराउंडर, वाकई ऑलराउंडर जो लफ्ज़ है ना, वो आमिर लियाकत हुसैन साहब पर बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि आप हर फील्ड में देखिए कि कमाल है। गुफ्तगू में, टेलीविज़न पर आप देखते हैं, होस्टिंग में देखें, अगर लिखारी के तौर पर इनको देखें, पॉलिटिशियन के तौर पर देखें, अवामी शख्सियत के तौर पर आप देखें, दानिश्वर के तौर पर, और जनरल नॉलेज, हर लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, मुकर्रर भी कमाल है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि दूसरी टीम मैदान में उतर चुकी है और 19 जनवरी को उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना है। 18 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इजलास भी बुला लिया है PDM का। तो आप तैयार है, आपकी टीम तैयार है मुकाबले के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उसामा गाजी साहब, हमारे खरल भाई जनाब डोगर भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो अल्फाज आपने मेरे लिए अदा किए, मैं इसका मुस्तहिक नहीं, मुझ में जो कुछ है वो सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है। आपने जो कुछ भी इरशाद फरमाया, देखें उसमें आज जो सवाल आपने किया उसमें बड़ी बुनियादी बात एक है, और बुनियादी बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने ये धरना देने जा रहे हैं, जो कि मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये PDM वाले और अपोजिशन वाले आखिरी वक्त में बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर देते हैं। अच्छा। तो अगर ये देने जा रहे हैं धरना और इन्होंने फैसला कर लिया है, तो ये इनका गलत फैसला है। उसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ मैदान कारजार बन गया था एहतिसाब अदालत के बाहर, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश हुई थी और किसी पत्थर के शायद लगने से कोई बुलेट प्रूफ शीशा टूट गया था, अगर आपको याद हो। तो उसमें फिर एहतिसाब अदालत ने ये किया था कि उन्होंने समाअत ही मुलतवी कर दी थी। उन्होंने कहा भाई आप चले जाएं। अब अगर ये इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते हैं, एहतजाज अगर खुदा न ख्वास्ता पुरतशद्दुद हो जाता है, अगर वहाँ पथराव हो जाता है, कोई और बात होती है, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन कहेगा भाई हम तहकीकात ही नहीं कर रहे, जाए। तो ये ऑपोजिशन के लिए नुकसानदेह है। ऑपोजिशन को चाहिए कि देखिए हर चीज़ सामने आ चुकी है, जिन अकाउंट्स पर उनको शुबा था वो चलिए अकाउंट्स भी सामने है। आज एक तरीके से तहरीक इंसाफ का बयान हल्फी भी दाखिल हो चुका है, और वो ये कि आपको पता होगा उसमें लिखा है बाकायदा उस बयान हल्फी में कि जिन एजेंट्स के ज़रिए हमने कहा था कि ये पैसे जमा किए जाएँ, वो एजेंट्स अगर गलत कोई काम कर रहे हैं तो उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं, यहाँ खरल भाई बैठे हुए आईनी एक्सपर्ट है और बाबा डोगर भाई भी आईनी एक्सपर्ट है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जो तरामीम हुई है 2017 में हुई है, यानी 2017 के से पहले तक ये होता था कि जो भी फॉरेन फंडिंग होती थी किसी भी सियासी जमात की, उसको बहक के सरकार जब्त किया जा सकता था अगर डिक्लेयर ना किया गया हो। तो इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता था, बहक के सरकार वो जब्त हो जाती थी अगर डिक्लेयर न की गई हो, वो एसेट सीज हो जाते थे। अच्छा, उसके बाद जो 2017 में नया कानून आया है, इस कानून के तहत भी आप इस तरह किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि जो पैसा डिक्लेयर नहीं किया गया है वो मुल्की मफाद के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, या वो मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, या वो मुल्क के खिलाफ कहीं पर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया उस पैसे के जरिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे कोई किसी को नाअहल करार नहीं दे सकता। तो ये ऑपोजिशन पता नहीं किस जोन में है, कहाँ सोच रहे हैं, जबकि कवानीन ये नहीं कहते। कवानीन ये कहते हैं अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उस पर यह जरूर हो सकता है कि वो आपका पैसा हम सीज कर लेंगे, जो कि कानून, और उसका भी एक प्रोसीजर है, उसकी भी एक हियरिंग होगी, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। तो ये कहना कि जी नाअहल हो जाएंगे, फला हो जाएंगे, ये सब कबल से अज वक्त बातें हैं। लेकिन एक और खतरा भी है पिंडी जाने का, हमें फॉलो करना है, उसके बाद हम कोई बात कह सकते हैं। जी बाबर भाई आपसे। लेकिन अमीर भाई, इसमें एक और चीज भी है। आपने कहा कि मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, लेकिन वो लोग जो मुल्क की सलामती के अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं, उन पे तनकीद कर रहे हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और ये पूरे पाकिस्तान में जलसे भी करें, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और कौन इसको फंड कर रहा है, कौन एक साजिश के तहत हमारे सलामती के अदारों को टारगेट करवा रहा है? बहुत अहम सवाल बाबर भाई, और ये बिल्कुल हक बजाने में आप बात करें कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, फिर इसकी भी तो तहकीकात होनी। देखिए, सिर्फ मुल्क की कौमी सलामती इदारों के खिलाफ नहीं, बल्कि अदालत उज़्मा के खिलाफ, अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ,
उनमें से एक एक जज का नाम लेकर उनके खिलाफ, और अगर आप ये ताने बाने बुने और बहुत ही इत्मीनान के साथ इस पूरे मंजरनामे का अगर जायज़ा लें तो आपको जमीयत उलमाए हिंद नज़र आती है कहीं पर। जमीयत उलमाए हिंद को आप पूरा, जमीयत उलमाए हिंद को, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कह रहा हूँ, मैं एक नेशनल चैनल पे बैठ कर बात कह रहा हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद को अजीत कुमार दोल चला रहा है, इसलिए कि जमीयत उलमाए हिंद का जो बयानिया है वो बयानिया ये है कि हम पाकिस्तान, क्या हमने तो इतनी बड़ी बात उन्होंने की, माज़ल्लाह मैं वो जुमला नहीं दोहराना चाहता, उसामा भी यहाँ बैठे हैं, उनके वालिद एक बहुत काबिल आदमी है और बहुत ही मजहबी इंसान है, ये भी और वो भी। उन्होंने ख़ास तौर पर कुरान पाक के हवाले से या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा तैयबा जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पर उन्होंने अपनी ये कहा था, हमने तो उसको छोड़ दिया हिंदुस्तान के लिए। तो जो जमीयत उलमाए हिंद ये कह सकती है, उस जमीयत उलमाए हिंद के ताने बाने जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान से बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बैच हैं। तो अगर अजीत कुमार दोवल वहाँ चला रहा है तो सीधा सीधा आपको पता है पैसा कहाँ से आ रहा है, रॉ से ही आ रहा होगा, उधर से पैसा आ रहा होगा। और फिर आप देखिए कि ज़रा सा मौलाना साहब अगर बाहर भी आ जाते हैं और लोग भी निकाल लेते हैं तो जितनी कवरेज इंडिया में मिलती है उनको कहीं कवरेज नहीं मिलती। इंडिया के सारे चैनल्स मौलाना फजलुर रहमान को कवर कर रहे होते हैं, उसमें हर चैनल पर उनको कवरेज दी जा रही होती है कि ये देखिए ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये उलमा के साथ हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था, ये इस्लाम के नाम पर बना था, ये इस्लाम की बात हो रही है, ये आप लोग गए थे वहाँ पर, देखिए क्या हो रहा है मजहबी लोगों के साथ। ये प्रोपेगेंडा डेवलप किया जाता है जिसके पीछे अजीत कुमार दोवल का दिमाग है, और ये फॉरेन फंडिंग वही है जो आप अभी जिसका सवाल कर रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये फिर मंदिर गिराने का भी वाकया होता है, उसमें भी फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग होते हैं, इस पर भी हम बात करें, लेकिन एक सवाल ये मैं पूछना चाह रहा था कि उन्होंने रावलपिंडी जाने का भी एक कहा हुआ है और उस पर यलगार करने का, तो DGISPR ने कहा था जी आएंगे तो हमारे लोग हम चाय पानी पेश करेंगे। अब शेख रशीद साहब ने हलवे का कह दिया है, तो ये मामला किधर जाके रुकेगा आपको लगता है? पिंडी जाएंगे और हलवा होगा या चाय पानी? देखिए मंदिर जलाने के वाक़े में तो ये एक देखिए आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब कभी कोई बड़ा मंजरनामा होता है तो उसमें कोई ऐसा एक छोटा वाक़या ज़रूर किया जाता है जिसमें शक का फ़ायदा दिया जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए और कहा जाए नहीं ये तो ऐसे नहीं है, ये तो हमारे साथ इंडिया के साथ ही है और इनका मंदिरों में और तमाम चीज़ों पर बड़ा इनका नज़रिया कारबंद है। तो इसको इसलिए मैं ये नहीं कहता, ये एक तरीके से गेम खेला गया था कि उसमें ये लोग भी इन्वॉल्व हो जाए और लगे ये कि ये तो भारत के खिलाफ है, भाई तो मंदिरों, भाई मंदिर के खिलाफ होना कोई भारत के खिलाफ होना थोड़ी है। मंदिर तो पाकिस्तान में कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर है कि पाकिस्तान में मंदिर, मसाजिद, गिरजाघर, जितनी इबादत गाहें उनमें जो लोग जाना चाहे वो इबादत कर सकते हैं। पाकिस्तान में उन पर कोई कदगन नहीं है, ये कदगन आपको भारत में नजर आएगा, पाकिस्तान में नहीं। तो ये तो एक साजिश के तहत किया गया था। रही बात चाय पिलाने की, GHQ जाने की, सर ये राजा बाजार तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, GHQ तक कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ GHQ, कहाँ इनकी औकात, कहाँ जनरल हेड क्वार्टर्स, कहाँ ईमान के तालिबों का गढ़, कहाँ हुब्बुल वतनों का एक गिरोह, कहाँ पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले लोग और कहाँ पाकिस्तान की हिफाजत के इदारे पर चढ़ाई करने वाले लोग। तो क्या इनका वहाँ पर पहुँचना होगा? इनको चाय पानी जो पिलाई जाएगी, चाय का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, चाय अभिनंदन को जैसे पिलाई गई थी तो चाय इनको भी पिलाई जाएगी। आप पानी उसके साथ शामिल कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि शेख साहब अगर हलवा कह रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ये कि मौलाना साहब डायबिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ है, वो ज़ियाबितुस के मरीज़ हैं और ऐसे मौके पर जब शुगर लो होती है तो उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं कि मैं फ़ौज के साथ ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जर्नैलों के साथ ये कर देंगे, हम पेश नहीं होंगे। तो इसलिए शेख रशीद साहब ने कहा कि टॉफ़ी नहीं मिलती तो कम से कम हलवा ही खिला दें इनको। अच्छा आमिर भाई, ये जो मौलाना साहब का जो बयान था रावलपिंडी जाने का, मेरा ख्याल अकेले ही वो रह गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो उससे मेरा ख्याल लातलगी का इज़हार आलमोस्ट कर ही दिया है। तो क्या वो अकेले जाने की रखते हैं इस्तार, या वो सिर्फ गिदड़ बमकियों की तक ज़बानी जमा खर्ची ये मामला रहे? देखिए कल में बात ये कि इसमें पीपल्स पार्टी ने तो जाने नहीं था। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल साहब हैं, अब वो चूँकि ज़ाहिर है कि वसीयत के तहत भुट्टो बने, और वसीयत भी अब्बू ने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, कहाँ से ढूंढ ढांड के लाए थे, तो वो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, वो किसी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि ऐसा तसादुम हो कि जो तारीख़ में एक बदतरीन तसादुम करार दिया जाए। रह गई बात मौलाना फजलुर रहमान की, देखिए मौलाना के साथ जो कमिटेड लोग हैं, मैंने कहीं परसों भी एक चैनल पे कहा था कि मौलाना के साथ जो कमिटेड लोग हैं वो मदारिस के तलबा हैं और मदारिस के तलबा बैत लिए हुए होते हैं। अगर आपने उनको अलहदा करना है तो उसके लिए मजहबी बुनियादों पर अलहदा किया जाता है। ये टास्क दिया गया शेख रशीद साहब को, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं कह सकता। अगर मुझे दिया जाता है टास्क तो मैं मजहबी बुनियादों पर यह बात करता
कि सियासत और मज़हब को, यानी इस वक्त मौलाना जो निकले हुए वो मज़हब के लिए नहीं निकले हुए, वो मजहबी पासदारी के लिए नहीं निकले हुए, वो खुदा न खास्ता ये कि कहना भी नहीं चाहिए कि मज़हब की कोई बड़ी हिफाजत कर रहे हो, वो सियासत के लिए निकले हुए। स्टूडेंट्स को इस पर एग्री करना था और उनके लिए उनको मजहबी दलाइल पेश करने थे, और मजहबी दलाइल, ज़ाहिर है कि शेख साहब मजहबी दलाइल पेश नहीं कर सकते। अब ये टास्क देना ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म का काम है, वो जिसको चाहे सौंपे। मुझको देते तो मैं अपने तरीके से इसको देखता, लेकिन इस वक्त उनके साथ स्टूडेंट है, मदरसे का तालिब इल्म है जिसने बैत की हुई है उनकी, तो वो तो उनके साथ ज़रूर आएगा, लेकिन वो शायद कतराए GHQ की तरफ जाने से, क्योंकि मदारिस का हर तालिब इल्म अब पाक फ़ौज से मोहब्बत करता है, मदरसे का हर तालिब इल्म पाक फ़ौज के गुण गाता है। अब वफाकुल मदारिसुल अरबिया जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं कारी हनीफ जालंधरी साहब, उनसे आप पूछिए, यहाँ दारुल उलूम कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, इनके बच्चे जितने यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं सब पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, ये पाक फ़ौज पर अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। तो यहाँ वो कतराएगा मदरसे का तालिब इल्म, और यही वो पॉइंट है जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे इसमें डालते, मैं यही समझाता उनको कि मदरसे के तालिब इल्मों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोगों का काम नहीं है GHQ की तरफ जाना। आपका काम ये है ही नहीं कि आप कौमी इदारा, आपका फ़ौज जिसमें शहीद होने वालों को निशान हैदर दिया जाता है, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर निशान हैदर, आप यहाँ नहीं जा सकते, ये आपकी फ़ौज है, इसके साथ तो मिलकर आपने लड़ना है। ये बातें उनको कहनी पड़ती, तो ये मुझे नहीं लगता कि मदरसे का तालिब इल्म आ जाएगा। हाँ, ये कहीं और शो करना चाहे तो वो शो कामयाब हो सकता है। मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहते हैं, नून लीग कहती है जी वो क्राउड पुलर हैं, उनके लिए लोग आते हैं। लाहौर जलसे के बाद आपको लगता है कि उनका ये इमेज कुछ ख़राब हुआ कि वो उस तरह लोग नहीं आए, और उसके बाद भी अब वो किसी रैली में नज़र आती हैं, किसी में नहीं, जलसे जुलूस अब भी हैं, लेकिन वो भली बात नहीं नज़र आ रही जिस तरह से शुरू हुआ था मामला। इसकी क्या वजह है? क्या वो बार बार लोग देख कर तंग आ गए हैं? वही तकरीरें हैं, नवाज शरीफ साहब की वही तकरीर, इदारों के खिलाफ बोलना, ये मोमेंटम ख़त्म क्यों हो गया? और क्राउड पुलर जो उनकी एक शख्सियत थी, पता नहीं क्राउड पुलर किसने कहा, वो तो मुस्लिम लीग का चिलर है, वो नज़र आता है। क्राउड पुलर तो वो है नहीं, इसी की उसकी वजह ये कि वो अजीब बातें करती हैं। वो ये कहती हैं कि जब मर्दान में बिलावल भुट्टो नहीं आया तो इमरान खान उछल रहा था अपने कमरे में, उछल के खुश हो रहा था, नाच रहा था और कह रहा था कि देखो बिलावल नहीं आया। अब उनसे अगर कोई सवाल करे, उस कमरे में आप थी मौजूद, क्या आपको पता है रात को वो क्या उछल रहे थे या क्या क्या कर रहे थे? इस तरह की तो बयानात देती है मरियम साहिबा। मेरिट पर ये कभी रही नहीं है। आपको HSN कॉलेज से लेकर आप शादी तक अगर चले जाएँ, गैराज तक चले जाएँ, तो आपको मेरिट कहीं नज़र नहीं आएगा। तो मेरिट पर ये है नहीं, तो इनकी कोई बात भी मेरिट पर हम कैसे कहें कि ये क्राउड पुलर है? तो और ये खुद भी अवेलेबल नहीं होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब लोग अलग-अलग हो रहे हैं। ये मैं आपको याद होगा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ज़रा ख्याल रखिएगा, बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। 6-6 माह की होती हैं, तो अब ये 6-6 माह तब्दील हो रहे। ये मार्च में छठा महीना आ रहा है, तो ये छठे महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप देखिएगा। अच्छा, ये कमाल। आमिर भाई, अभी विकीलीक्स तो पनामा लीग तो ख़त्म हुआ नहीं, ये ब्रॉडशीट आ गया। अब तो $1 अरब की बात की जा रही है जो सऊदी अरब से जद्दे से लंदन गया। तो सर मुझे ये बताएं कि ये $1 अरब पाकिस्तान कब आएगा? मैं जद्दे से लंदन गया, अब लंदन से पाकिस्तान आना चाहिए इसको। सर देखिए, ब्रॉडशीट का मसला ये है कि ब्रॉडशीट भी अंग्रेज़ी में है, प्रॉब्लम ये है। और वो ये समझते हैं सुरखरू हो गए नवाज शरीफ साहब। ब्रॉडशीट में मूसवी ने ये कहा है कि 2009 में आपने हमसे तहकीकात एकदम ख़त्म क्यों करवा दी? उनका नैब से झगड़ा है, वो नैब से झगड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैब ने हमें तहकीकात की जिम्मेदारी दी थी, 2009 में अचानक वो हमसे तहकीकात ख़त्म करा देते हैं। तो वो एक अलग ही मामला है। उसमें मूसवी साहब खुद ही पेशकशें किए जा रहे हैं, मुझसे करवा लो, मुझसे पूछ लो, मैं आपको तहकीक करके दे दूंगा। जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म की तकरीर में ये कहा गया था कि एक शख्स ने इतनी बड़ी रकम $1 अरब जो है वो मुंतकिल किए। तो उन्होंने मिसाल देकर ये कहा था कि अगर पाकिस्तान में इतने अमीर लोग हैं मगर मुल्क हमारा गरीब है, करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने इस वाक़े को मिसाल बनाया था। ब्रॉडशीट के वाक़े को उन्होंने कोई तारीख करार नहीं दिया था, कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक मिसाल बनाया था कि एक आदमी का हमें पता चला है जो ब्रॉडशीट की तहकीकात के मुताबिक, जो मूसवी साहब का बयान है, स्टेटमेंट है। अब मूसवी साहब कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हुकूमत पाकिस्तान मुझसे तहकीकात कराना नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि तहकीकात हो। तो भाई हमें तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिन्होंने तहकीकात शुरू कराई और जिन्होंने तहकीकात बंद कराई, आप उनसे पूछे इससे हुकूमत का क्या ताल्लुक, मौजूदा हुकूमत का क्या ताल्लुक है? अगर वो साहब नवाज शरीफ है तो फिर वो नाम बता दे। भाई मूसवी साहब नाम क्यों छुपा रहे हैं? उनको तो वो नाम पता होना चाहिए। और बरतानिया में रहते हुए एलिजिडली
ये कहना कि एलिजिडली मैं ये कहता हूँ, मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, मुबैना, तो ये बरतानिया के अंदर ये बिल्कुल मेमोगेट की तरह है जिसका कोई सिरा नहीं है। आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, बस ये कि ब्रॉडशीट यहाँ पर सामने आई। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को की सुबकी हुई है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब यही समझते हैं कि हम शायद इससे भी सुरगुरू हो गए। तो ये केस भी तो कर सकते हैं, अगर वो झूठ कह रहे हैं कामिल मसूवी साहब, तो नवाज शरीफ फैमिली उन पर केस कर सकती है। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था है कि इन्होंने $25 मिलियन मुझे रिश्वत ऑफर की कि मैं उनके खिलाफ तहकीकात को रोक दूं, यानी वो तो इन पे डायरेक्ट एक इल्जाम लगा रहा है कि मेरे पास एविडेंसेस हैं इनके अंजुम डार के जरिए। जी 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 जी। तो इस पर ये क्यों नहीं करते? तो वो ये देखिए ना, अगर उनको, आपको याद होगा शहबाज शरीफ तक तो तहकीकात नहीं कर सके थे, वो जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे एक अखबार ने, तो उस पर उन्होंने कहा मैं हरजाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, वो कहता रहा, वो सहाफ़ी कि मुझ पर ये लोग भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ इन्होंने बीच में एक बुलबुला छोड़ा है। अच्छा आमिर भाई, 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को पार्टी फंडिंग के हवाले से एक दिन पहले उनका जो गिराव जो करना था JUI ने या PDM ने, उससे पहले दोनों बड़ी पार्टियां जो उनको भी बुला लिया गया है, जरा आप भी हिसाब देख, रसीदें लेके आ जाए। तो क्या ये 18 को जाएंगे, अपनी रसीदें देंगे सारी जो पार्टी फंडिंग के हवाले से, जो आपको पता ही है जिस तरह खरीदो फरोख्त और टिकटें जिस तरह करोड़ों में बिकती थी, और मुझे ये तो पता है कि तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी की हुई है, या मुझे ये तो मालूम है कि तहरीक इंसाफ की पूरी तैयारी है। और वो चूँकि हमारे सत्ती भाई की एप्लीकेशन है, हबीबुर रहमान सत्ती की एप्लीकेशन है, जिसके तहत उनको बुलाया गया है, फैसलाबाद से हमारे रुकने कौमी असम्बली है, उनकी एप्लीकेशन है। लेकिन ये मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ तो जा रही है, और वो जाकर उन्होंने जवाब भी दिया है, और वो कुछ सबूत भी देंगे अपने तौर पर, अपने लिए जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। ये लोग जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, आप लिख लीजिए, ये लोग नहीं जाएंगे, ये बल्कि मुजाहरा करने के चक्कर में, एहतजाज के चक्कर में सब कुछ ये तलपट कर देना चाहते हैं। और ये चाहते कि अचानक इलेक्शन कमीशन ये कहे कि नहीं भाई, इतना मशहूर हो रहा है, इतना शराबा हो रहा है, यहाँ पर अजीब व गरीब घेराव कर लिया गया है, हम तहकीकात अभी नहीं करना चाहते। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। एहतिसाब अदालत कुछ और थी, नैब कुछ और है, इलेक्शन कमीशन कुछ और है। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करेगा। अगर ये इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करेंगे, इलेक्शन कमीशन को डराएंगे, इलेक्शन कमीशन को खौफजदा करेंगे, इलेक्शन कमीशन तब भी इनके खिलाफ तहकीकात करेगा। अब आपको क्या लगता है, मौलाना फजलुर रहमान ने ये तो फैसला कर लिया है कि अब वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में भी अब हिस्सा लेंगे, तो लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा आपको लगता है? और आप इस चीज़ को सराहते हैं कि उन्होंने अच्छा फैसला किया कि चले ज़िमनी इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग मार्च, क्योंकि उस वक्त तक सर्दी भी शायद ना रहे, तो मरीम साहब भी कहती है कि हमने लोगों को मुश्किल में नहीं डालना, तो लॉन्ग मार्च तो करेंगे। अगरचे इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का कहा था नहीं होगा, सेनेट इलेक्शन नहीं होगा, अब उस तरफ आ गए हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च से मुझे नहीं लगता वापस होंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। लॉन्ग मार्च इनका आखिरी सहारा है, और लॉन्ग मार्च ही इनके तरकश में वो तीर है, इनकी तरकश में कि जिस तीर से ये शिकार करना चाहते हैं। ये लॉन्ग मार्च तो ये करेंगे, और लॉन्ग मार्च एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अब काफ़ी लोग भी ये जमा कर लेंगे, एक अच्छा खासा मजमा होगा, तो ये करेंगे। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में भी ये जा रहे हैं। मैं सराहता इसलिए हूँ, अगर आप कहेंगे सराहते हैं कि नहीं सराहते, देखिए मैं एक जमहूरी फ़िक्र का आदमी हूँ। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इंतखाबात की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप एहतजाज करें। अच्छी बात है, आप एहतजाज से बाहर निकल कर आप ऐवानों में एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज ऐवानों में किया जाना चाहिए, तकारीर वहाँ होनी चाहिए। सड़कों पर क्या एहतजाज करना, सड़कों पर किससे एहतजाज करना और किसके लिए एहतजाज करना? आप ऐवान में आएँ, बात करें, गुफ्तगू करें, आप कमेटीज़ बनाएं, आप कहें कि जी इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, जो भी आपका मुतालबा है आप उस पर करें। एक सवाल फिर भी अपनी पावर स्ट्रेंथ शो करनी। आमिर भाई, एक बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये है कि मौलाना 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आज तक उन्होंने कश्मीर के हवाले से रैली में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद अब वो कह रहे हैं कि जी वो कश्मीर रैली निकालेंगे 5 फरवरी को। उसके बाद मौलाना ये रिकॉर्ड पे आ गया कि मौलाना अजमल खान को जो थे वो नवाज शरीफ के दौर में इसराइल का विजिट किया। अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब इसराइल को माने जा रहे हैं, वो एंटी इसराइल मुर्दाबाद रैली भी निकाल रहे हैं। मेरा मतलब है ये कैसी मुनाफकत की सियासत है कि ना जब आप थे तो उस वक्त आप इसराइल का भी विजिट कर रहे हैं, आप कश्मीर की रैली में जा नहीं रहे, अब आप जनाब ये कश्मीर की रैली भी अब आपको याद आ गई और इसराइल मुर्दाबाद रैली भी याद आ गई। ये इतनी मुनाफकत क्यों है हमारी सियासत में? और क्या ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं? सर देखिए, इसमें ये देखिए बाबर भाई, बात ये कि आपको ये समझना होगा, और आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो सिर्फ आवाम के लिए सवाल कर रहे हैं, जवाब तो आपको भी पता है।
देखें, बात ये कि जमीयत उलमा हिंद का मैंने हवाला दिया, ये एक्चुअली वो ग्रुप और ग्रोह है जिन्होंने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि ये कश्मीर के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर ये पाकिस्तान में कश्मीर कमेटी की कुर्सी न संभालते तो ये भारत को फ़ायदा हुआ था इससे। इसलिए भारत को फ़ायदा हुआ कि हमारा आदमी बैठा हुआ है। मैं देखें बहुत जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ, हमारा आदमी से मुराद ये कि जिसने कश्मीर में बोलना ही नहीं है कुछ। जब कश्मीर में जिसने कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो जड़ें, असल जड़ें वो इंडिया में है, क्योंकि ये बैत है भारत के बहुत बड़े आलिम दीन से, जिससे पूरा जमीयत उलमा इस्लाम हिंद बैत है। अब वो हयात नहीं है, वो इंतकाल कर चुके हैं। अब अगर ये उनसे बैत हैं और वो बैत का सिलसिला चलता चला आ रहा है, तो आप इस बैत को ज़रा समझिए। बैत बड़ी अहम होती है उलमा के लिए, बैत बहुत अहमियत रखती है। हमारी तो करबला ही बैत पर हुई है कि बैत हो या ना हो। इमाम हुसैन ने बैत नहीं की थी बातिल की, हक के साथ रहे वो। उन्होंने कहा मैं हक हूँ, यजीद बातिल है, तो उन्होंने बैत नहीं की थी। तो ये बैत बड़ी अहम होती है। यही बैत है जो हिंदुस्तान में की गई है, जिसकी बुनियाद पर ये 10 साल तक चुपचाप बैठे रहे और कश्मीर का टॉपिक बिल्कुल क्लोज कर दिया। कोई रैली नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई जुमला नहीं, सिवाय 5 फरवरी के यौम तातील के, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एक तरीके से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, ये कश्मीर कमेटी बराए हिमायत भारत, ये उसके चेयरमैन थे, ये उसमें वहाँ मौजूद थे। इसी तरह अगर आप देखें, ये इमरान खान को कहते हैं या PTI को कहते हैं, दीगर लोगों को कहते हैं कि यहूदी है। किसने कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए? किसने कहा? मौलाना शिरानी ने। मौलाना शिरानी कौन है? मौलाना शिरानी वो है जो पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के 3 मरतबा चेयरमैन रह चुके हैं, जिनको फजल रहमान साहब ने लगवाया था। मौलाना शिरानी कौन है? मौलाना शिरानी वो है जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का कुछ दिन पहले तक बहुत बड़ा सुतून थे, बहुत बड़ा हिस्सा थे। वो कहते हैं कि जब पूरी दुनिया ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो हमें इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है? अब बताइए, यहूदियों की तरफदारी करने वाला कौन हुआ? अच्छा आमिर भाई, ये जो इस्तीफों का बम था, एटम बम जिसको करार दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो ठुस हो गया है या उसका इंतजार रखे किसी टाइम वो चल सकता है कि ठुस हो गया? नहीं सर, कोई इस्तीफा नहीं है। सारे लोग जो हैं वो अपने इस्तीफे बस दे दिए, जमा करा दिए, ये सब कहानियाँ थी। कोई इस्तीफा नहीं देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात तो बिल्कुल नहीं देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो तो सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं और वो सेनेट के इंतखाबात के बाद जो पार्टी पोजीशन है उसके बाद वो सेकंड पार्टी होगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो इस्तीफा दे दें, बिल्कुल नहीं है। ये लोग सब इसी तरह करते रहेंगे, शोर शराबा होता रहेगा। इमरान खान ने अपने पूरे 5 साल करने, वो 5 साल करेगा और वो हो जाएंगे। न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ अब हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जहाद कह दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने कि इस हुकूमत के खिलाफ निकलना, इसको गिराना जहाद है। फिर वो कहते रहे कि ये नाजायज़ पार्लियामेंट है, ये जाली पार्लियामेंट है, अब उसके लिए ज़िमनी इलेक्शन में भी आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। आज रात 10 बजे बोल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, और उसमें उन्होंने 2 बहुत ही अहम बातें कही हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो आप ज़रूर सुनिएगा। इसमें एक तो डॉक्टर साहब मैं बता दूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली हमारे चैनल पर कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग तहकीकात पब्लिक करे। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि फॉरेन फंडिंग तहकीकात को पब्लिक करने का। ये तो बड़ी दिलेरी का मुजाहरा है। वो तो कह रहे हैं सबको दिखा दें किस तरह से फंडिंग कहाँ से। साथ उन्होंने कहा है कि 2 मुल्कों से फंडिंग की पेशकश हुई, 2 मुल्कों से फंडिंग की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बता सकता। जाहिर है कि मुनासिब शायद उन्होंने नहीं समझा, लेकिन ये तो बड़े इंकिशाफात हैं दोनों। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब खान साहब से मेरी भी इस मौजू पर बात हुई थी और आज नहीं बल्कि बहुत अरसा पहले हुई थी, और वो 2 मुल्कों के बारे में मैं भी जानता हूँ। लेकिन बात ये कि उनसे उन्होंने पैसे नहीं दिए और वो खुलकर कह रहे हैं कि आप जनाब जो है वो फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात करें। ऐसा वज़ीर आज़म आपको कहाँ मिलेगा? मतलब वो खुलकर कह रहा है कि करें जी, आप ये हम पर ही ना करें बल्कि फिर औरों का भी तो पूछे ना, जरा पूछे, पब्लिक कर दें, सबको दिखा दें, ये भी तो जो तहकीकात में सामने आया सब बताएं, कर दे पब्लिक। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, कर दे पब्लिक। ये वज़ीर आज़म साहब तो हमारे कह चुके हैं, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ, बात कर दे पब्लिक, बिल्कुल कर दे, करनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि कहाँ से किसके पास क्या पैसा है। उसकी वजह यह है कि हमारा पैसा का, देखिए मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने अपने पैसों से इलेक्शन लड़ा है। जब मैं किसी ज़माने में जब MKM होती थी तो MKM में आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे, आप खुद इलेक्शन MKM लड़ाती थी। मैंने अपने पैसों से इलेक्शन लड़ा,
इसका मतलब ये कि मैंने इमरान खान से पैसे नहीं लिए, न इमरान खान ने मुझसे पैसे लिए, न इमरान खान ने मुझसे रकम मांगी है कि मुझे मैं टिकट दूंगा इतने में तो तुम इलेक्शन लड़ो। हाँ, एक फंड था जो कि एक टिकट होल्डर के लिए ज़रूरी था, पार्टी फंड, वो उसने पेमेंट की और वो कोई लाखों करोड़ों में था नहीं, वो वो हम दे दिए। उसके बाद और वो टिकट लेने का तरीका होता भी यही है और बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, उनमें से सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसको टिकट दिया जाता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने खुद अपने पैसों से इलेक्शन लड़ाए, तो इस तरह तमाम उम्मीदवारों ने अपने पैसों से इलेक्शन लड़ाए और वो मौजूद हैं। तो जब फॉरेन फंडिंग केस सामने आएगा और इमरान खान साहब कहते हैं पब्लिक करो, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा सामने कि किसने पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया और किसने पैसा लिया तो मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं लिया बल्कि मुल्क के मफाद के लिए लिया। तो ये तो खुल के सामने वाज़ेह हो जाएगा, नजर आ जाएगा। किसी ने पैसा इसलिए लिया, माजरत के साथ कहूँगा, किसी ने पैसा इसलिए लिया कि वो अपनी टीमें बनाए सोशल मीडिया पर और फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, फिफ्थ जनरेशन वॉर में अपना काम करे और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। टीमें बनी है, बाकायदा टीमें हैं ऐसी, जिसमें जनरल खबर जावेद बाजवा साहब, जिसमें DGISPR साहब, जिसमें जनरल फैज हमीद साहब, उनके खिलाफ बाकायदा ट्वीट्स किए गए, उनके खिलाफ बाकायदा बहुत सारी बातें की गई हैं। वो पैसा कहाँ से आया, वो किसका पैसा था, वो टीमें किसने बनाई थी, वो टीमें बनाने वाले कौन थे, उसामा भाई, ये भी तो दुनिया के सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मजहबी शख्सियत हैं, बहुत से लोग उनको सुनते हैं और मजहबी वाबस्तगी तो है। जब वो कहें आपकी हुकूमत के बारे में कि ये नाजायज़ है, ये पार्लियामेंट नाजायज़ है, और वो कहते हैं जहाद है इस हुकूमत को गिराना, इसके खिलाफ काम करना, ये जहाद है, तो ये अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सोमा साहब, इसके साथ साथ एक नाजायज पार्लियामेंट से आप सदर के लिए वोट तो मांग सकते हैं, आप वोट तो मांग सकते हैं, अपने बेटे को उसका मेंबर तो बना सकते हैं, लेकिन खुद बाद में उसको नाजायज़ भी कह रहे हैं। जब ये सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या उस वक्त ये जायज़ थी और अब ये नाजायज़ कैसे हो गई? आमिर भाई, आप तो खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, आप हमें बता दें कि आप जब ये सदर का इलेक्शन लड़े तो जायज़ और बाद में नाजायज़। भाई ये बिल्कुल सही बात है। देखिए वालिद, हाँ, बेटे को तो पहले निकालें नाजायज़ असेंबली से अगर ये नाजायज़ है। लेकिन देखिए, जहाँ तक आप मजहबी बात कर रहे हैं ना कि उनकी लोग सुनते हैं उनकी बात, देखिए इनका ताल्लुक़ है एक मजहबी तबका जिसको हम देवबंद तबका कहते हैं, जो देवबंदी कहलाते हैं। एक तबका है जो अहले सुन्नत है, एक अहले हदीस है, एक अहले तशय्युअ। ये 4 तबकात हैं पाकिस्तान में, मजहबी तबका, जिनको 4 मसालिक कहते हैं। ये फ़िरक़ा वारियत नहीं फैलाते, ये फ़िरक़े नहीं है, ये मसलक है, मसलक तरीक़े को कहा जाता है। फ़िरक़े तो 2 ही हैं, फ़िरक़ा एक है खारजी, एक है मुसलमान, ये 2 ही फ़िरक़े हैं। खारजी जो है वो आप जानते हैं खारजी कौन है, उस तरफ जाने, बल्कि 61 हिजरी के बाद तो 2 ही फ़िरक़े रह गए, एक यजीदी एक हुसैनी। तो ये सारे हुसैनी हैं, ये चारों मसालिक के जो लोग हैं ये हुसैनी हैं। ये सही फ़िक्र पर है। अब इसमें जो उलमाए देवबंद हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर आपको याद होना चाहिए कि उलमाए देवबंद में जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, इसके अलावा मौलाना अब्दुल वहाब साहब दुआ फरमाते थे, अल्लाह ताला उन्हें, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत बुलंद मकाम अता फरमाए। रायविंड में इज्तिमा, बड़े प्यारे इंसान, बहुत प्यारे इंसान थे। अब ये वो हस्तियाँ हैं और उसमें और भी बहुत सारे जामिअतुर रशीद के उलमाए कराम हैं, कारी हनीफ जालंधरी साहब हैं, विफाकुल मदारिस अरबिया के लोग हैं। वो ये कहते हैं हमें मौलाना साहब की सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। आज देवबंद के लोगों को ना घसीटा जाए इसमें। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के वफादार हैं। ये देवबंद की तर्जुमानी है सही मानों में। और तो ये अगर सियासत में इस तरह से कहेंगे कि फ़ौज इस तरह और ये ना जाए और वो ना जाए, तो इसको उलमाए देवबंद की तरफ से कोई तक़वियत नहीं मिलेगी। अब मौलाना ज़रवर अली ख़ान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी यही फरमाते थे कि ये हम इनका मजहबी तौर पर तो साथ ज़रूर देंगे, लेकिन ये जिस तरह सियासी बातें करते हैं, हम सियासी बातों पर इनके साथ नहीं है। अगर मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमुल्लाह ज़िंदा होते तो वो भी इनका साथ ना देते इस मामले में। ये बड़े जय्यद उलमाए कराम है और इन सब की एक तंजीम है, तंजीमात मदारिस दीनिया। तंजीमात मदारिस दीनिया में वो तमाम उलमाए किराम मौजूद है जिनका अहले सुन्नत, देवबंद, अहले तशय्युअ और अहले हदीस से ताल्लुक़ है। वो तमाम की तमाम कहते हैं मज़हब को अलग रखें जनाब, मज़हब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो सियासत मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये मरीम साहिबा ताबेदार खान कभी क्वाइन कर लेती है, उससे पहले ये सिलेक्टेड, सिलेक्टर, ये सारी टर्म्स कही जाती हैं। आपको नहीं लगता कि फिर इसको कवरेज मिलती है और इससे एक बदनामी होती है पार्लियामेंट की भी, हमारे सारे इलेक्टोरल प्रोसेस की, जमहूरियत की? एक वज़ीर आज़म है, उसको आप ताबेदार खान कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे, अजीब व गरीब उसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। अभी मौलाना साहब ने एक बात कह दी थी कि जी इन्होंने रेगुलराइज़ करा दिया, बनी गाला का घर, तो घर में भी कोई चीज़ है उसको भी रेगुलराइज़ कराएं। ये इस तरह की बातें ये जेब नहीं देती हैं आपके ख्याल में? क्या करें इसका?
देखिए ज़ेब तो बिल्कुल नहीं देती, लेकिन उसामा भाई बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख ये रही है, चाहे आप माजी उठाकर देख लें, ये आमिरों के पौधे में उगा है, ये आमिर है, ये अच्छा आमिर भी आपको पता होना चाहिए, आप बैठे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जाते हैं। हन मिनल आमिरुन नाही फला अहदुन आबर रफ़ी हाली अहवाली मुख्तहिमी, ये क़सीदा बुर्दा शरीफ का शेर है। आमिर अलिफ के साथ जो आमिर आता है ये रसूल अल्लाह का नाम है, आमिर अलिफ वाला आमिर, और ऐन वाला आमिर तामीर को कहते हैं आमिर, और अलिफ वाला आमिर नबी के नामों में से नाम है। हन मिनल आमिरुन नाही फला अहदुन आबर रफ़ी अहदी मिन कौली आदमी रसूल मुख्तहिमी, ये क़सीदा बुर्दा शरीफ में इमाम शेख शरफुद्दीन अल बुसैरी ने शेर पढ़ा। अब हम कहते हैं आमिरों ने ये कर दिया, हम कोई दूसरी टर्म यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मुसल्लत हुए लोगों ने ये कर दिया, या जबर के साथ लोगों ने ये कर दिया, या काबिज़ लोगों ने ये कर दिया, लेकिन हम लफ्ज़ आमिर इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी बड़ी बेहूदगी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी को, जो 99 नाम कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में एक तरफ 99 नाम अल्लाह के, दूसरी तरफ 99 नाम आखिर में रसूल अल्लाह के, आप देख लीजिए उसमें आमिर नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये हमारे यहाँ होता रहा है, हम पहले माजी में आमिर कहते रहे, ये आमिर के लोग हैं, उसके बाद हम कहते रहे ये फ़ौज ने पैदा किए लोग, फिर हमने कहा ये तो धोखे से आए हुए लोग हैं, अब हमने एक नया लफ्ज़ ईजाद कर लिया सेलेक्टेड, उसमें चूँकि उसको पजीराई मिलती है, उसमें उनके लोग खुश होते हैं, इनके लोग आकर टेलीविज़न पर सेलेक्टेड, इसके अलावा आपको सुनने में नज़र नहीं आएगा, इसलिए इनको थोड़ी बहुत हवा मिल जाती है कुछ कहने के लिए, वरना इनका दरहकीकत कोई ताल्लुक़ नहीं है इल्म फ़हम से, फ़रासत से, बालिग़ नज़री से, या सियासी हिकमत अमली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, माँ सिवाय इसके कि इनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अच्छा, लेकिन कई जगहों पर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इतनी नजर आती डॉक्टर साहब। अब नदीम अफजल चांद साहब वाला इस्तीफे का मामला हाल ही में ये भी एक मसला खड़ा हो गया, शहबाज गिल साहब ने अलग उनकी बात पर ट्वीट कर दिया, ये जिस तरह से हज़ारा वाला मामला, वहाँ से मामला ख़राब हुए, इससे पहले भी कई लोग हटाए गए, कोई मुशीर सेहत थे वो हटाए गए, तानिया द्रौस थी वो हटाई गई, इस तरह बहुत से लोग हैं जो इस्तीफ़ा देकर जाते रहे। ये टीम अच्छी नहीं बन पा रही, या जहाँ पर कप्तान उनको खड़ा करते हैं उनसे फील्डिंग सही नहीं होती, बैटिंग बॉलिंग सही नहीं होती, क्या वजह है अभी तक वो सिलेक्शन सही नहीं हो पा रही? देखिए यहाँ ये दुख तो मेरा भी है जो आपका है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन ज़बरदस्त, बेहतरीन कैप्टन, लेकिन क्या कैप्टन ज़बरदस्त होगा तो सब कुछ सही होगा? टीम होती है, उस टीम के बगैर आप नहीं चल सकते। आज देखिए मैं तो मजबूर हूँ, मेरी तो ज़िंदगी इसी में गुजरी, तो मैं तो मिसाल यही दूंगा, मेरे पास और मिसाल नहीं है। मैं इस वक्त नबूवत को सियासत से नहीं मिला रहा, नबूवत कुछ और चीज़ है, सियासत कुछ और है, लेकिन अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम देखें तो आपको 10 सहाबा कराम नज़र आते हैं जिनको अशर मुबशरा कहते हैं, और मैं मवाजना नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी तरह नमाज़ पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, और फिर मैं उनकी तरह अगर नमाज़ पढ़ता हूँ तो इसका मतलब इताअत है, इताअत, तो मैं इताअत करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो क्या हमने इताअत की, हमने टीम ऐसी बनाई, हमने क्या ऐसे लोग चुने, मतलब आपके पास अच्छे लोग मौजूद हैं, आपने उनको नहीं चुना, आप नॉन इलेक्टेड लोग लेकर आ गए। नॉन इलेक्टेड लोगों ने आकर सारा बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि जो जीत कर आया है वो आवाम के दर पर गया है, उसने दर पर जाकर वोट मांगा है, उसने इलाके में वादे किए हैं, उसने लीज कराने का वादा किया है, उसने तो उसको वो जवाबदेह है। नॉन इलेक्टेड जवाबदेह नहीं है। उसामा भाई किसको जवाब दे? नॉन इलेक्टेड किसको जवाब दे? आवाम को? नो, वजीर आजम को। वजीर आजम तो खुद आवाम को जवाब दे, तो फिर किसको जवाब दे? नॉन इलेक्टेड। इसलिए नॉन इलेक्टेड की वजह से सारे मसाइल हुए हैं। अगर नॉन इलेक्टेड नहीं होते, अगर ये मुशीर और वज़रा सारे के सारे इलेक्टेड होते, जो कि मुंतखब, जो कि इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन अगर ये होते तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ में भी ये लोग होते, ये इलाके में दाखिल हो रहे होते, या अपने अपने हलकों में जहाँ जहाँ पर चीज़ें महंगी मिल रही होती वहाँ खड़े होकर सवाल करते, MNA MPA खड़े होकर। आपने इख्तियार ही नहीं दिया, आपने MNAs MPAs को कुछ अहमियत ही नहीं दी है, तो वो क्या करेंगे? वो मसवाइस के कि वो चुपचाप बैठे हुए तमाशा देखेंगे, और चूँकि पार्टी पॉलिसी के पाबंद है तो वो आपके साथ खड़े, वरना हकीकतन तो नॉन इलेक्टेड को लाकर हमने बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखिए जितना नुकसान नॉन इलेक्टेड लोगों ने पहुंचाया है इस वक्त इस हुकूमत को, वो इलेक्टेड लोगों ने नहीं पहुंचाया। अच्छा, अजीत डोवल ने खुफिया किया है और वहां पहुंचकर पता लगा अफगानिस्तान में, इस बारे में बात करेंगे। क्या जो पाकिस्तान अमन की कोशिशें कर रहा है खत्ते में, उसको सबोटाज करने के लिए है, और साथ ही माफिया क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है इस हुकूमत से? इस पर बात इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम खबर है बाबर डोगर साहब के पास, उनसे जानते हैं। जी बाबर साहब।
उसामा साहब, शुगर माफिया एक मतलब फिर चीनी की कीमतें बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है, भरपूर एफर्ट कर रहा है। इस सिलसिले में चेयरमैन जो हैं शुगर मिल्स, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त भी लिखा और उसमें उन्होंने, मैं डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, उन्होंने जिस तरह से जो ख़त लिखा उसमें मुख्तलिफ इनो बहानों से ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब चीनी की कीमत बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसमें उन्होंने एक चीज़ ये लिखी कि जिस सरकार ने जो सरकारी रेट गन्ने का 200 रुपये मन लिखा था, लेकिन चीनी तो 300 रुपये मन, हमने गन्ना तो हमें मार्केट से 300 रुपये मन मिला है। इसी तरह उन्होंने ये भी लिखा कि जी हमें गवर्नमेंट ने प्रेशर डालकर अर्ली जो गन्ने की जो क्रशिंग सीजन था वो जल्दी शुरू करवा दिया, जिसकी वजह से गन्ने में जो मिठास थी वो कम थी, यानी कि 8.4% मिठास थी, जो कि बहुत कम थी और उसकी वजह से भी उनको नुकसान हुआ। उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट किया, फिगर्स को वेरीफाई किया, तो पता चला कि चेयरमैन ने जो शुगर मिल है उन्होंने जो फैक्ट्स दिए थे वो सारे जाली थे, झूठ पर मबनी थे। और उसमें बार बार एक आजकल इश्तिहार भी चलाया जा रहा है बड़े बड़े चैनल्स पर कि केन कमिश्नर पंजाब जो हैं वो इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं, इस माफिया के को चीनी की कीमतें बढ़ाने से वो रोक रहे हैं। केन कमिश्नर पंजाब ज़मान भट्टू साहब हैं, जो कि एक ईमानदार ऑफिसर हैं। इस माफिया का वो हिस्सा नहीं बने, इस माफिया के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी जंग की है। उन्होंने किसानों को, इन शुगर मिलों को मजबूर किया कि वो किसानों को उनकी कीमतें दें। अगर उनकी कीमतें नहीं गरीब किसानों को देंगे तो वो इनको चीनी नहीं बेचने देंगे। अच्छा उसामा साहब, मैं कुछ चीज़ें, डॉक्टर साहब, पहली चीज़ तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि मिनिमम गन्ने की कीमत जो है वो 200 रुपये है। इससे हम किसान को मिनिमम कीमत पे गन्ना खरीदने पे बेचने पे मजबूर नहीं कर सकते। वो अगर 300 पे बिकता है तो 300 पे बेचे, 400 पे बिकता है तो 400 पे बेचे, लेकिन 200 रुपये से कम नहीं बेच सकता। तो और सेकेंडली इनका जो ये कहना है कि 300 रुपये मन हम खरीद रहे हैं वो भी गलत है। हुकूमत ने वेरीफाई करवाया तो वो 220 रुपये मन इन्होंने खरीदी। फिर ये कह रहे कि जी गन्ने में मिठास 8.4% है, हुकूमत ने वेरीफाई किया तो 10.1% थी। इससे कम अज कम भी इनको 1 लाख टन चीनी जो थी वो ऑफ द बुक ये जो है ना वो अपने पास रख रहे थे, जो कि गवर्नमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट शुगर माफिया के सामने खड़ी हो गई है, इसी वजह से ये सारे इश्तिहार भी दे रहे हैं और केन कमिश्नर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब आपने हमारे लिए तो इश्तिहार बंद करा दिए, ये बात बाबर साहब आपने सारी खबर देखे। जी डॉक्टर साहब, अभी तो आपके इश्तिहार बंद करा दिए इन्होंने, लेकिन देखिए बात ये कि ये एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि हुकूमत जो है वो हारी के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है। आप भारत में देख रहे हैं तो हम कि किसान के साथ नहीं खड़ी वहाँ हुकूमत, वहाँ किसान पर जुल्म हो रहा है। यहाँ पर बाकायदा कीमत मुकर्रर की है कि किसान को इतने में ही अपना गन्ना बेचना है। तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है। आप पहली मरतबा ऐसा हुआ है, और जबकि हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं कि जिनका मिठास से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वो मीठे लोग हैं और वो अपनी मिठास का बड़ा बरमला इजहार भी करते रहे और कभी कभी अपनी मिठास में लोगों को शरीक भी किया है। तो ऐसे मिठास मीठे लोगों के दरमियान इमरान खान अगर एक तल्ख फैसला करते हैं तो असली मिठास तो फिर इसको कहते हैं, क्योंकि मिठास बुनियादी तौर पर तलखी से निकलती है। अगर शहद की मक्खी तल्ख फूलों का रस न चूसती तो वो कभी मीठा नहीं होता। तो मिठास आती ही तलखी से। तो अगर आज तल्ख फैसला इमरान खान ने किया है तो असल में यही मीठा फैसला। लेकिन सर इसमें मैं केन कमिश्नर पंजाब को भी दाद दूंगा। एक बहादुर आदमी है, जुर्रतमंद आदमी है, दिलेर आदमी है और ईमानदार आदमी है कि वो इस माफिया के सामने खड़ा हुआ है। ज़मान भट्टू जो केन कमिश्नर है इस माफिया के सामने खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जब शुगर माफिया के ऊपर रिपोर्ट बनी थी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रिपोर्ट के अंदर से जो कंटेंट पढ़े उनका मैं तो हैरान हो गया कि केन कमिश्नर को बकायदा मिलने वाले जो है ये शुगर मिल एसोसिएशन वो बकायदा उसको पैसे जा रहे थे, उसको बकायदा किकबैक्स और कमीशन के किताबों के अंदर से हिसाब मिले बगैर ये माफिया काम नहीं कर सकता। पहली मर्तबा केन कमिश्नर के खिलाफ शुगर माफिया आया, चलो ये भी पता लग गया चैनल्स पे इत्तेहाद दे रहा है कि इस केन कमिश्नर को हटाओ। टाइम खत्म हो रहा है, मुझे एक सवाल बड़ा अहम करना है अजीत दोवल के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम मौजू है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, पूरी दुनिया ने सराहा, अमेरिका से लेकर रूस, चीन, आलम इस्लाम ने, कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें करा है। ये अचानक अजीत दोवल छुप छुपा के वहां पर जाता है, क्या ये अमन अमल को तबाह करने के लिए कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में?
या 100%। अजीत कुमार डोवल एक बहुत ही बदनाम आदमी है और उसका पूरी कोशिश ये है कि अफ़गान पाकिस्तान, ये जो बड़ा एक ज़बरदस्त इमरान खान साहब गए थे और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इसलिए याद है कि अफ़गानिस्तान से वापस आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं कोविड में था, अस्पताल में था, मेरी खैरियत दरियाफ्त की थी, 10 मिनट 25 मिनट मुझसे बात की। उसमें बता रहे थे कि मैं वहाँ गया, वहाँ इस तरह इस्तकबाल हुआ, तमाम चीज़ें हुई, तो इतना अच्छा माहौल बन रहा था वहाँ। अजीत कुमार डोवल का जाना ही इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान डेवलप्ड होते हुए अच्छे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये ज़रा अमल अब पुराना हो गया। अजीत कुमार साहब, अब ज़रा कुछ और काम कीजिए। आपको अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अब एक हमांगी है और अब ये ताल्लुकात ख़राब नहीं हो सकते। और आपको क्या लगता है कि कब तक हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पूरी तरह से हम ये दहशतगर्दी के वाक़यात अब भी हो जाते हैं, जिस तरह हमने अभी मच का वाक़या देखा, और फिर पता भी लगता है कि अब ये बॉर्डर के उस पार से ज़्यादातर लोग आते हैं और इस तरह के हमले होते हैं, तो कितना अरसा लगेगा? क्योंकि अचकज़ई साहब जैसे लोग कहते हैं कि हम ये बाढ़ हटा देंगे, देखते हैं कैसे लग सकती है, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, तो वो तो आपको पता है ना कि उनके वालिद भी किस किस्म के आदमी थे, तो जैसा खून था वैसे ही खून बोल रहा है, उसकी बात तो छोड़ दें। अब्दुल समद अचकज़ई के वालिद थे, इनके वालिद थे। मैं ये कहता हूँ, देखिए मच का वाक़या अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही, लेकिन आप इस बात को अप्रिशिएट करें, पूरी कौम को अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो अप्रिसिएशन ये है कि मच के वाक़े के बाद इसकी संजीदगी को इतना इसको संजीदा लिया गया कि इस वाक़े के बाद जनरल कमर बाजवा वहाँ पर पहुँचे। जनरल कमर बाजवा का पहुँचना कोई मामूली बात नहीं है। जनरल कमर बाजवा का वहाँ एक पैगाम दिया उन्होंने, वहाँ पहुँचकर उन्होंने ये बताया कि अब इससे पहले इतने कोई आर्मी चीफ वहाँ नहीं जाते रहे, ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ ऐसे वाक़यात होते रहे। आपको याद होगा पारा चनार का वाक़या, यही बोल चैनल था, धरना दिए बैठे थे उलमाए किराम। उस वक्त मैं काम करता था बोल चैनल में, मैं उनके पास गया, वहाँ पर उनका मुतालबा ये था कि पारा चनार में बाजवा साहब जाएं। उसके 2 दिन बाद बाजवा साहब वहाँ गए पारा चनार में, और वहाँ पारा चनार के बिल्कुल सामने ISIS वालों ने बाकायदा मोर्चे लगा रखे थे, जो कि दौलत इस्लामिया, अमारत दौलत इस्लामिया वाले ISIS है, उन्होंने पूरा काम किया हुआ था कि वो यहाँ से गोलाबारी करेंगे और पारा चनार में लोगों को मारेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही हज़ारा कम्युनिटी के साथ इस बार जो अमल हुआ है, वो दरअसल ISIS का वो अमल था कि जिसको जवाब देने के लिए जनरल कमर बाजवा ने जाकर ये बताया हम इनके साथ खड़े। ये बलोच कौम, ये हज़ारा कम्युनिटी, ये पाकिस्तान की जो भी कम्युनिटी है, पाक फौज उसके साथ खड़ी हुई है, हम इन पर आँच नहीं आने देंगे। और ये इसका प्रोपेगेंडा क्यों किया जाता है कि जैसे यानी इख्तिलाफात फैलाने, कभी सुबाइयत, कभी लिसानियत, कभी ये मजहबी तौर पर हमें तोड़ने की कोशिश होती है। अब वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर गए, लेकिन उससे पहले इस तरह के बयानात कि जी बेहिस है, इसको कोई ख्याल नहीं है, ये इसलिए नहीं जा रहा, इसके अपने इंटरेस्ट हैं, ये कभी नहीं जाएगा, इसलिए और ये भी कि वो इसलिए नहीं जा रहा कि वो तो किसी से ताज़ियत नहीं करता, वो तो किसी से मिलता नहीं है, वो तो किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस तरह की बातें करके इनको ये क्या हासिल कर लिया इन्होंने। आप उस प्रोग्राम में थे, जादू टोने की भी बात हुई थी, आपको याद होगा, आप एक प्रोग्राम में थे, वहां पर भी एक खातून ने जादू टोने की बात कर दी कि जी इस वजह से नहीं जाते। बताएं जरा, और जादू टोने के साथ साथ तावीज़ात के खिलाफ भी बात की, और वज़ाइफ के खिलाफ, सॉरी वज़ाइफ के खिलाफ बात की। आप जानते हैं वज़ाइफ तो कुरान से लिए जाते हैं। हालांकि नवाज डॉक्टर साहब जब नवाज पर हमला करने की कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, कोई ये तरीक़ेकार है। आखिर में गए ना फिर इमरान खान साहब, मैंने और आपको याद उसी प्रोग्राम में मैंने कहा था जाएंगे, और वो होगा सिलसिला। और फिर आपने ये भी देखा कि फिर वही नहीं बल्कि कमर बाजवा, भाई कोई आर्मी चीफ कोई छोटी चीज़ नहीं होता, आर्मी चीफ वहाँ पर पहुँचे, इसका मतलब है कि पूरी कौम, ये लिसानियत, ये असबियत, ये तासुब, ये इसलिए इस मुल्क में फैलाया जाता है, इसके अलावा फैलाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरी कौम यकजा है। आज आप इंडिया पाकिस्तान का मैच करा के देख लें, देखता हूँ कौन मुहाजिर है, कौन सिंधी है, कौन बलोच है, कौन पठान है, कौन पंजाबी है, एक पाकिस्तानी होगा और भारत को हराने के लिए हम सब लोग तालियां बजा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपने इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले जुम्मतुल मुबारक को भी आप हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।